हाय, तो आगे आप लोग केम छो मेरी जान, मस्त मजा में। वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 8 मोशन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। ये चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर नंबर 8 का ही सक्सेसर है, यानी आप इसे चैप्टर नंबर 8 का नेक्स्ट पार्ट मान सकते हो। चैप्टर नंबर 8 जहां से हमने खत्म किया था ना, बिल्कुल उसी के आगे से हमें ये चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार पिछले चैप्टर का चक्कर लगाकर आ जाते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? हमने यही तो पढ़ा था ना कि भाई अगर कोई भी ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी पोजीशन बदलता है, या अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को घटाता है या बढ़ाता है, तो वो मोशन में है। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट मूव क्यों करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड घटाता क्यों है, बढ़ाता क्यों है, कैसे घटा बढ़ा लेता है, इसके पीछे का कारण क्या है, अभी तक हमें यह नहीं पता चला है। हम इस चैप्टर में इसी कारण के बारे में पढ़ेंगे कि भाई कोई भी चीज चलती क्यों है, कोई भी चीज रुकती क्यों है, किसी भी चीज की स्पीड कैसे घटाई और बढ़ाई जा सकती है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात बताऊं तुम्हें, कई सौ सालों तक ना हम बहुत परेशान थे। क्यों परेशान थे? क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा था कि भाई कोई चीज चलती क्यों है, कोई चीज रुकती क्यों है। लेकिन तभी जन्म हुआ इस धरती पर कुछ महान वैज्ञानिकों का, जैसे कि गैलीलियो, जैसे कि आइजक न्यूटन। भाई इन्होंने हमें बताया कि किसी भी चीज के चलने और रुकने के पीछे का कारण क्या है। हमें इतना पता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो मूव करने लगेगा। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो रुक जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हैं। अक्षय कुमार क्या करता है? अक्षय कुमार मुक्का मारता है ना फोर्स लगा के, थोबड़े का शेप चेंज हो जाता है। तो भैया फोर्स के इफेक्ट्स के बारे में हमें पता है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि फोर्स कर क्या सकता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे वो इस चैप्टर में। इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि ये फोर्स एंड मोशन एक दूसरे से रिलेटेड कैसे है। ठीक है, वैसे आज हम इस चैप्टर में आगे बढ़े उसके पहले आपके लिए मेरे पास कुछ है। क्या है? मेरे पास आपके लिए कुछ बुक्स हैं, ये देख पा रहे हो, कुछ सेट ऑफ बुक्स हैं। अब इन बुक्स का क्या काम है, मैं तुम्हें क्यों दिखा रहा हूं, ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ये बुक्स मुझे दिशा पब्लिकेशन ने भिजवाया। ये बुक मुझे 15 दिन पहले आ गई थी और बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूं कि भाई इन बुक्स से आपको एग्जैक्टली क्या फायदा होगा और लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो आप ही डिसाइड करना। बट जो मेरा काम है वो मैं कर देता हूं। ठीक है, सबसे पहले 9 की बात करते हैं। तो अभी देखो क्या है कि कई बच्चे मुझसे कहते हैं कि भैया एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हमें किक नहीं देते, मजा नहीं आता, उनका लेवल थोड़ा डाउन होता है। तो भाई तुम्हें किक चाहिए ना, तो तुम्हें इन बुक्स को जरूर ट्राई करना चाहिए। यस, अभी ये 15 दिन में पढ़कर मुझे क्या पता चला वो मैं तुम्हें बताता हूं। तुम्हें अगर थ्योरी पढ़नी है तो एनसीईआरटी इज एनफ। मैं नहीं कहूंगा कि केवल थ्योरी के लिए ये लो। हां, अगर लेना ही चाहते हो तो थ्योरी के लिए ले सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा थ्योरी है। गॉट इट? तुम्हें इस बुक को क्यों लेनी चाहिए? पर्सनली फॉर क्वेश्चंस, फॉर क्वेश्चन बैंक्स। इसमें तुम्हें हर तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। तुम्हें बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करनी है, इसमें क्वेश्चन है। तुम्हें एनडीएससी के लिए प्रिपरेशन करनी है, इसमें क्वेश्चंस है। तुम्हें भाई जेई नीट के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, लेटेस्ट सिलेबस की जेई नीट की प्रिपरेशन करनी है, इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। जी हां, इसके कुछ हाईलाइट फीचर्स मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपको कॉन्सेप्ट मैप्स मिल जाते हैं, मतलब हर चैप्टर का एक पूरा माइंड मैप मिल जाता है। उसके बाद केस स्टडी क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस हैं, एक्टिविटीज है, मतलब क्वेश्चंस के लिए तो परफेक्ट बुक है यार। अगर तुम सच में एबव एवरेज हो और चाहते हो कि आपकी प्रिपरेशन केवल बोर्ड तक सीमित ना रहे, बल्कि हम अभी से जेई नीट और एनटीएससी की प्रिपरेशन करते रहें, तो दिस बुक इज परफेक्ट। ऐसा नहीं है कि ये बोर्ड के लिए बिल्कुल काम नहीं आएगी, बिल्कुल काम आएगी। बोर्ड के साथ साथ आपको अदर क्लासेस और अदर एग्जाम्स के लिए भी ये प्रिपेयर कर देती है। देखो यहां पर सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी ना कि यार 650 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दे रहे हैं ये, इसके साथ साथ 450 आईटी जेई और नीट के भी क्वेश्चंस दे रहे हैं। ठीक है, तो भाई ये आपको पूरे कॉम्बो में मिलते हैं। अभी तो मेरे पास 2 बुक है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की, आपको पूरा कॉम्बो मिलता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, मेंटल एबिलिटी। चाहे क्लास 9 के लिए लेना चाहो, चाहे क्लास 10 के लिए लेना चाहो, यू शुड गो फॉर इट। परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन
हाय, वेलकम टू कंप्यूटर स्क्रीन। हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 9.1 से। और भाई साहब, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि बैलेंस्ड एंड नॉन बैलेंस्ड फोर्सेस किसे कहते हैं। अगर मैं चाहता तो मैं आपको केवल डेफिनेशन और एग्जांपल देके इस टॉपिक को समझा देता और आपके एग्जाम में अच्छे नंबर भी आ जाते, लेकिन नहीं। मेरा साइंस पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप चाहे किसी भी क्लास में हो, 9, 10th, 11th, 12th, जहां भी आपको ये टॉपिक देखे, आपको केवल प्रेम सर याद आए, इसलिए हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। स्टार्ट होता है ये हमारा टॉपिक फिगर नंबर 9.3 से। और आप सभी ने फिगर नंबर 9.3 देखा होगा, नहीं देखा ये देख लो। ये दोनों फिगर नंबर 9.3 है। इस फिगर में आप देख पा रहे हो क्या है, वुडन ब्लॉक, एक लकड़ी का टुकड़ा आप देख पा रहे हो। और ये लकड़ी का टुकड़ा एक टेबल पर रखा गया है। बिल्कुल ये टेबल है और इस टेबल पर हमने इस लकड़ी के टुकड़े को रख दिया है। आप ये भी देख पा रहे हो, टू स्ट्रिंग्स एक्स एंड वाई आर टाइड टू द अपोजिट फेसेस ऑफ द ब्लॉक एज शोन। आप देख रहे हो इस लकड़ी के टुकड़े के अपोजिट साइड्स में दो रस्सी बांध दी गई है, एक रस्सी एक्स और दूसरी रस्सी वाई। बिल्कुल देख रहे हैं हम। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, इफ वी अप्लाई ए फोर्स बाय पुलिंग द स्ट्रिंग एक्स, अगर तुम इस एक्स वाली रस्सी को खींचते हो तो क्या होगा? द ब्लॉक बिगिंस टू मूव टू द राइट। हम जानते हैं जब हम एक्स वाली रस्सी को खींचेंगे, ये जो लकड़ी का टुकड़ा है ये इस तरफ खींचा हुआ चला आ जाएगा। बिल्कुल सिमिलरली, बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम वाई वाली रस्सी को खींचते हैं तो ये लकड़ी का टुकड़ा इधर लेफ्ट साइड में मूव कर जाएगा। ये दोनों चीजें तो हम जानते ही हैं, बिल्कुल जानते हैं। बट इफ द ब्लॉक इज पुल्ड फ्रॉम द बोथ साइड्स विथ इक्वल फोर्सेस, द ब्लॉक विल नॉट मूव। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम इस एक्स वाली रस्सी को, वाई वाली रस्सी को, दोनों को एक साथ खींच रहे हो और सेम फोर्स से, इक्वल फोर्स से दोनों रस्सी को खींच रहे हो, तो क्या ये लकड़ी का टुकड़ा किधर भी मूव करेगा? नहीं, ये लकड़ी का टुकड़ा जहां पर है ये वहीं पर बना रहेगा। जी हां, क्यों? क्योंकि भाई यहां पर इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे हैं। अब इस तरीके के फोर्सेस को हम बैलेंस्ड फोर्सेस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई इस केस में हो क्या रहा है, इस केस में इक्वल फोर्स लग रहा है, लेकिन दो अपोजिट डायरेक्शन से। इधर से भी उतनी ताकत से खींचा जा रहा है और इधर से भी उतनी ही ताकत से खींचा जा रहा है, जिसकी वजह से जो फोर्स है वो क्या हो जा रहा है? बैलेंस हो जा रहा है। और इसीलिए हम ऐसे फोर्सेस को बैलेंस फोर्स का नाम देते हैं। बैलेंस फोर्सेस की एक खासियत भी होती है। क्या खासियत होती है? कि भाई दे डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जिस भी ऑब्जेक्ट में ये बैलेंस फोर्स लगाया जाता है, अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा। अगर वो ऑब्जेक्ट चल रहा है यानी मोशन में है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहेगा। मतलब बैलेंस्ड फोर्सेस ना तो किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं और ना तो किसी चलते हुए यानी मोशन वाले ऑब्जेक्ट को वो रोक भी नहीं सकते हैं। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ बैलेंस फोर्सेस, याद रखना। ठीक है, अच्छा आप दूसरा सिचुएशन देखते हैं। नाउ लेट अस कंसीडर अ सिचुएशन इन विच टू अपोजिट फोर्सेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड पुल द ब्लॉक। हमने यहां पर सेम फोर्स लगाकर दोनों तरफ खींचा तो हमारा फोर्स क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अच्छा अब यहां पर हम दोनों तरफ खींचेंगे लेकिन डिफरेंट फोर्सेस से। कैसे? डिफरेंट फोर्सेस से खींचेंगे। मतलब इधर मोटा इंसान है तो इधर ग्रेटर फोर्स लगेगा, ठीक है, ग्रेटर। ठीक है, इधर पतला इंसान है तो इधर कम फोर्स लगेगा, लेजर फोर्स लगेगा। डिफरेंट फोर्सेस से अगर हम रस्सी को, मान लो इधर ज्यादा ताकत से खींचा जा रहा है, इधर कम ताकत से खींचा जा रहा है, तो क्या होगा? इन दिस केस द ब्लॉक वुड बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स। हम जानते हैं कि भाई ऐसे केस में क्या होगा, जिस तरफ मोटा इंसान है उस तरफ ये लकड़ी का टुकड़ा मूव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इस मोटे इंसान ने अपनी तरफ से क्या लगाया है? अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया है, यानी ज्यादा ताकत लगाई है। ठीक है, मान लो इधर पतला इंसान है और इधर भी पतला इंसान हो तो क्या हो जाएगा?
फोर्स बैलेंस हो जाएगा। लेकिन इधर मोटा है इधर पतला है तो क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स लगा रहा है ना ये मोटा इंसान। Thus, the two forces are not balanced and the unbalanced force act in the direction of block moves. इसलिए इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये जो अनबैलेंस फोर्स ये मोटा इंसान लगा रहा है, इसकी वजह से ये जो ब्लॉक है ये क्या हो जा रहा है, ये इसकी तरफ जिधर ज्यादा फोर्स लग रहा है उधर मूव हो जा रहा है। दिस सजेस्ट दैट अ अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट brings it in motion। अब यहां से हमें अनबैलेंस फोर्स के बारे में भी एक प्रॉपर्टी पता चली। क्या, हमने यहां पर बैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ा था कि बैलेंस फोर्स ना तो किसी रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है ना तो मोशन वाले ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है। लेकिन अनबैलेंस फोर्स बिल्कुल उल्टा है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को हम देखो, यहां पर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसने अनबैलेंस फोर्स लगाया, ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया। मतलब अगर हम जिस ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं हम उसको मोशन में ला सकते हैं। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, चलो एक और धमाकेदार एग्जांपल से तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई साहब बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस हम किसे कहते हैं। अच्छा, ये वाला एग्जांपल बड़ा ही मजेदार एग्जांपल है और आप सभी ने बचपन में कभी ना कभी किसी बॉक्स को धकेलने की कोशिश जरूर करी होगी। करिए ना, झूठ नहीं, है ना। चलो आगे पढ़ते हैं कि भाई व्हाट हैपेंस व्हेन सम चिल्ड्रन ट्राई टू पुश अ बॉक्स ऑन अ रफ फ्लोर। मान लो ये बच्चा है, ये फिगर नंबर ए हो गया, फिगर नंबर बी हो गया और फिगर नंबर सी हो गया। ठीक है, देखो अब मान लेते हैं कि ये जो बच्चा है ये एक रफ फ्लोर, ये जो फ्लोर दिख रहा है, ये जो नीचे जमीन दिख रही है ये काफी रफ फ्लोर है, मतलब काफी खुरदुरा है। ठीक है, चलो अब यहां पर कह रहा है कि भाई अगर ये बच्चा जो है, if they push the box with a small force, the box does not move because of the friction acting in a direction opposite to the push। कह रहा है कि भाई मान लो पहले वाले केस में क्या है, ये जो बच्चा है अगर ये थोड़ा सा फोर्स लगाता है, स्मॉल फोर्स लगाता है, तो ये जो बॉक्स है ये मूव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई इस बॉक्स और इस फ्लोर के बीच में एक फोर्स काम कर रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, अब जब इस बच्चे ने थोड़ा सा फोर्स लगाया तो ये फ्रिक्शन फोर्स क्या है, ये ज्यादा है, इसलिए ये इस बच्चे के थोड़े से फोर्स को बैलेंस कर ले रहा है, जिसकी वजह से ये बॉक्स मूव नहीं हो रहा है। अब जिन्हें ना पता हो कि फ्रिक्शनल फोर्स किसे कहते हैं तो मैं बता दूं कि भाई दिस फ्रिक्शन फोर्स अराइजेस बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। फ्रिक्शन फोर्स ऑटोमेटिक वहां पर काम करने लगता है जहां पर कोई दो चीज, पहली ये दूसरी ये, कोई दो चीज आपस में जब कांटेक्ट में आते हैं ना तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑटोमेटिक वहां पर काम करने लगता है। इस पहले वाले केस में ना फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है और इस बच्चे के द्वारा लगाया गया फोर्स कम है, जिसकी वजह से ये बॉक्स मूव नहीं हो पा रहा है। ये दोनों फोर्सेस क्या हो जा रहे हैं, बैलेंस हो जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी केस में देखेंगे हम, ये देखो आगे लिखा गया है कि भाई इट बैलेंसेस द पुशिंग फोर्स एंड देयरफॉर द बॉक्स डज नॉट मूव। हुआ क्या कि इस बच्चे ने बहुत कम फोर्स लगाया, इस बच्चे ने केवल इतना ही फोर्स लगाया जितना ये फ्रिक्शनल फोर्स लगा हुआ है पहले से ही। ये फ्रिक्शनल फोर्स इसको पीछे खींच रहा है, बच्चा आगे ढकेल रहा है, दोनों तरफ सेम फोर्स लग रहा है, इसलिए जो फोर्स है वो बैलेंस हो जा रहा है। ठीक है, अच्छा बी वाले केस में देखते हैं कि द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स हार्डर बट द बॉक्स स्टिल डज नॉट मूव। अब ये जो बच्चा है ये थोड़ी और ताकत लगाता है, ये दौड़ के आता है, थोड़ी सी ताकत लगाता है, लेकिन इस बार भी ये बॉक्स मूव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भाई इस बार भी ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो क्या कर ले रहा है, वो इस बच्चे द्वारा लगाए गए फोर्स को बैलेंस कर ले रहा है। हम जानते हैं बैलेंस फोर्स की खासियत होती है वो रुके हुए ऑब्जेक्ट को मोशन में नहीं ला सकता। फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स जो है जितना पीछे खींच रहा है बच्चा उसे उतना आगे खींचने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से फोर्स बैलेंस हो जा रहा है। एंड दिस इज बिकॉज द फ्रिक्शनल फोर्स स्टिल बैलेंसेस द
पुशिंग फोर्स। मैंने बताया बी वाले केस में भी क्या हुआ, इस बच्चे ने बॉक्स को मूव नहीं करा पाया। क्यों? क्योंकि इस बार भी ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये इस बच्चे द्वारा लगाए गए फोर्स को बैलेंस कर ले रहा है। अब तीसरे केस में देखते हैं, बच्चा गुस्सा हो गया, ये दौड़ के आता है, फोर्स लगाता है और बॉक्स मूव हो गया। इस केस में क्या हुआ, इफ द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स हार्डर स्टिल, ये बच्चा और ज्यादा ताकत लगाता है तो होगा क्या, द पुशिंग फोर्स बिकम्स बिगर देन द फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये जो बच्चा ने ये ताकत लगाई वो फ्रिक्शनल फोर्स से ग्रेटर हो गई, वो फ्रिक्शनल फोर्स से क्या हो गई, अनबैलेंस्ड फोर्स इस बच्चे ने लगा दिया ना, अनबैलेंस्ड फोर्स लगा दिया इस बच्चे ने, जिसकी वजह से क्या हो गया, सो द बॉक्स स्टार्ट्स मूविंग। सो दिस इज हाउ बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स। आप समझ गए बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं, बिल्कुल समझ गए होंगे। नाउ अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कह रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी राइड अ बाइसाइकिल। जब हम साइकिल चलाते हैं तो जनरली होता क्या है, क्या होता है, हम साइकिल चला रहे हैं तब तो ये साइकिल चल रही है, और अगर हमने गलती से पैडल को घुमाना बंद भी कर दिया ना, फिर भी ये साइकिल चलती रहती है, कुछ दूर तक चल के जाती है। ऐसा क्यों होता है, देखो लिख रहा है कि व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग द बाइसाइकिल बिगिंस टू स्लो डाउन। हम देखते हैं जनरली कि जब हम इस पैडल को घुमाना बंद करते हैं तो धीरे 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 साइकिल जो होती है वो स्लो होने लगती है, रुकने लगती है। दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्सेस। ये आपको पता है क्यों होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। आपको पता है कि ये जो साइकिल के टायर है और रोड के बीच में एक अपोजिट फोर्स काम कर रहा है जिसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कह रहे हैं, जिसकी वजह से अगर हम इस साइकिल के पैडल को घुमाना बंद कर देते हैं, ये साइकिल कुछ दूर जाने के बाद ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इन ऑर्डर टू कीप द बाइसाइकिल मूविंग वी हैव टू स्टार्ट पैडलिंग अगेन। मतलब अगर हमें इस साइकिल को चलाए रखना है तो हमें इस पैडल को दोबारा से अपने पैरों से चलाना पड़ेगा, नहीं तो ये साइकिल कुछ दूर जाने के बाद स्लो होगी और रुक जाएगी। इट डज अपीयर्स दैट एन ऑब्जेक्ट मेंटेन्स इट्स मोशन अंडर द कॉन्टिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ अ अनबैलेंस फोर्स। अच्छा, इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला, इस एक्टिविटी से हमें यही तो पता चला ना यार कि ये साइकिल केवल तब तक चलती रहेगी जब तक हम अपने पैरों से पैडल मारते रहेंगे, जब तक हम अपने पैरों से अनबैलेंस फोर्स, कुछ एक्स्ट्रा फोर्स इस पैडल पर नहीं डालेंगे तब तक ये साइकिल नहीं चलेगी। हमें यही तो लग रहा है ना, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि भाई एक बात जान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से तब तक चलता रहेगा जब तक उस साइकिल के ऊपर जो दोनों फोर्सेस लगते हैं, कौन से दोनों फोर्स, जो हम पैडल पर इस साइकिल पर लगा रहे हैं, जो हम अपने पैरों से इस साइकिल पर लगा रहे हैं, और दूसरा जो टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, जब तक ये दोनों फोर्स बैलेंस्ड होंगे, मतलब इक्वल होंगे, तब तक क्या होगा, ये साइकिल एक ही स्पीड से चलती रहेगी, एक ही स्पीड से चलती रहेगी, यूनिफॉर्म स्पीड से चलती रहेगी। देखो यही तो लिखा है ना कि एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट आर बैलेंस्ड। ये साइकिल तब तक यूनिफॉर्म स्पीड से चलती रहेगी जब तक हम जितना फोर्स अपने पैरों से लगा रहे हैं पैडल को घुमाने में, और जितना फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है टायर और रोड के बीच में, जब तक ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं तब तक ये साइकिल यूनिफॉर्म स्पीड से चलती रहेगी। और इफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट देयर विल बी अ चेंज इधर इन इट्स स्पीड और इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हमने अब तक देखा कि अगर जितना फोर्स हम इस पैडल पर लगा रहे हैं उतना ही फोर्स अगर टायर और रोड के बीच में है तो ये जो साइकिल है ये यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगी, ये सेम स्पीड से चलेगी। लेकिन अगर हमने अनबैलेंस फोर्स लगा दिया, मान लो जितना फोर्स हम अपने पैरों से लगा रहे हैं ये ज्यादा फोर्स मान लो हमने लगा दिया, मान लो हमने अपने पैरों को थोड़ा तेज घुमाना स्टार्ट कर दिया, तो होगा क्या, होगा ये कि भाई इस साइकिल की स्पीड भी बदल सकती है या ये साइकिल का डायरेक्शन भी बदल सकता है। बिल्कुल ऐसा ही तो होता है ना, मान लो हमने तेज तेज पैडल मारना स्टार्ट कर दिया तो साइकिल तेज चलेगी, ठीक है। मान लो हमने पैडल मारना बंद कर दिया तो होगा क्या, ये फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा हो जाएगा, साइकिल रुक जाएगी, साइकिल की स्पीड कम हो जाएगी। तो अगर हमें साइकिल की स्पीड को ज्यादा करना है या कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा।
समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। Thus to accelerate the motion of an object, वही कह रहा है कि मान लो हमें अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को घटानी या बढ़ानी हुई, मतलब एक्सेलरेट करना हुआ, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। हमें अगर साइकिल की स्पीड बढ़ानी है तो पैडल पर अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर हमें साइकिल की स्पीड घटानी है, कम करनी है, तो हमें साइकिल के टायर और रोड के बीच में अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। And the change in its speed or in the direction of motion would continue as long as this unbalanced force is applied. हमने देखा कि अगर हमें स्पीड घटाना हुआ, बढ़ाना हुआ, तो हमें अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि जब तक हम अनबैलेंस फोर्स लगाए रखेंगे तब तक ये साइकिल की स्पीड बढ़ती रहेगी या घटती रहेगी। However, if this force is removed completely, the object would continue to move with the velocity it has acquired till then. अच्छा, मान लो कि इस साइकिल के पैडल को बहुत तेज से घुमाकर हमने छोड़ दिया, ठीक है, और छोड़ दिया, और उसके बाद ना तो इस साइकिल पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, ना तो इस साइकिल पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, और ना तो इस साइकिल पर हम पैडल मार रहे हैं, और ये साइकिल चल रहा है, तो क्या होगा? ये साइकिल अनंत काल तक चलता जाएगा, बहुत समय तक चलता जाएगा। क्यों? क्योंकि ना तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जो इस साइकिल को रोक ले, ना तो ये पैडल वाला फोर्स लग रहा है जो इस साइकिल की स्पीड को बढ़ा दे। तो इसलिए ये साइकिल चलती जाएगी, उसी स्पीड से चलती जाएगी जितनी स्पीड से हमने चलाकर छोड़ा था। समझ में आया? So this is all about balanced and unbalanced forces. नेक्स्ट टॉपिक पर जाने से पहले देखते हैं एक छोटी सी कहानी। ये बात है जून की तपती कड़कती गर्मियों की। साल था 1666। एक वैज्ञानिक थका हारा धूप से मारा पेड़ के नीचे बैठकर अपने किताब के पन्नों को पलट रहा था, जिसमें उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तभी उसके सामने गिरता है एक एप्पल, और उस गिरते हुए एप्पल को देखकर इस वैज्ञानिक ने दुनिया को ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में 3 ऐसी बातें बताई जिससे मोशन के सारे कॉन्सेप्ट्स ही बदल गए। जी हाँ, आज उसे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। वेलकम मेरे दोस्त, वेलकम टू द रियल वर्ल्ड ऑफ डायनामिक्स। डायनामिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसका निर्माण न्यूटन के 3 नियमों द्वारा हुआ है। सो एक एक करके हम न्यूटन के सभी लॉज को पढ़ेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। टॉपिक नंबर 9.2, और इस टॉपिक में हम आइजैक न्यूटन द्वारा दिए गए 3 नियमों में से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। इस लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले उनका स्टेटमेंट जानते हैं कि भाई आइजैक न्यूटन ने जो अपना पहला लॉ दिया था, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि एन ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूस टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन until or unless some external force compels it to change its state। भाई आइजैक न्यूटन के हर एक वर्ड में पूरी डेफिनेशन छुपी हुई थी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एन ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूस टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट में है, अगर वो रुका हुआ है, या वो ऑब्जेक्ट लगातार चल रहा है किसी स्ट्रेट लाइन में, तो वो ऑब्जेक्ट तब तक रुका रहेगा या वो ऑब्जेक्ट तब तक चलता रहेगा जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उस ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज ना कर दें। समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई कोई ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट में रहता है, कोई ऑब्जेक्ट तब तक रुका रहता है जब तक उस ऑब्जेक्ट पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाकर उस ऑब्जेक्ट को मोशन में ना लाया जाए। देखो इन्होंने सबसे पहले यही तो कहा था ना। देखो इस चीज को हम प्रूफ करते हैं एग्जाम्पल से। अब देखो ये फुटबॉल है, ये फुटबॉल रेस्ट में है, ये फुटबॉल तब तक रुका रहेगा, तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक हम इसे पैरों से मारकर चला ना दें, है कि नहीं? ऐसे ही एक एग्जांपल और देख लो। अब ये जो कप है, ये कप इस टेबल पर तब तक रेस्ट पोजीशन में रहेगा जब तक हम अपने हाथों से कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसे
उठा ना दे, है कि नहीं है? तो भाई सबसे पहला वाला जो उनका वर्ड था वो तो क्लियर हो गया। दूसरा ये वाला भी देख लेते हैं। दूसरा आइजैक न्यूटन ने कहा कि भाई एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स कंपेल्स इट टू चेंज इट। कह रहा है कि भाई जैसे कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, एक स्पीड से चल रहा है, सेम स्पीड से चल रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट तब तक चलता रहेगा जब तक इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाकर इसे रोक ना दिया जाए या इसकी डायरेक्शन को चेंज ना कर दिया जाए। देखो इस चीज को भी हम प्रूफ कर देते हैं। अब देखो आपका जो बॉल होता है, जो आपका फुटबॉल होता है, ये फुटबॉल चलता रहता है। मान लो तुमने फुटबॉल को पैर से मार दिया, ये फुटबॉल भाई साहब हमारा चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, लेकिन कुछ समय बाद रुक जाएगा। क्यों रुका? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स नाम का एक्सटर्नल फोर्स इस पर लग गया, है कि नहीं है? देखो एक्सटर्नल फोर्स लगा, इस ऑब्जेक्ट का जो मोशन में था ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ गया, तो इसकी स्टेट को चेंज कर दिया गया, बिल्कुल चेंज कर दिया गया। तो उनका दूसरा वाला भी स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। उन्होंने कहा था ना कि भाई ये ऑब्जेक्ट तब तक चलता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स जो कि एक एक्सटर्नल फोर्स है लग गया, ये ऑब्जेक्ट रुक गई, है कि नहीं? अब उनकी तीसरी बात को भी प्रूफ करते हैं। उन्होंने तीसरी बात क्या कही थी? उन्होंने कहा था कि भाई जो ऑब्जेक्ट होता है वो स्ट्रेट लाइन में तब तक चलता रहता है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे उसके ऊपर। देखो तीसरा वाला देखो, ये ऑब्जेक्ट, ये जो कार है, ये तब तक सीधी चलती रहेगी जब तक हम अपनी स्टीयरिंग पर फोर्स लगाकर इसे मोड़ ना दे, है कि नहीं है? तो इनका तीसरा वाला भी स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस टू मूव along the same straight line unless some external force compels it to change its direction। ये जो कार है ये स्ट्रेट लाइन में तब तक चलती रहेगी, या कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में तब तक चलता रहेगा जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स लगाकर, जैसे कार के स्टीयरिंग पर हम क्या लगाते हैं? एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तभी तो ये जो स्टीयरिंग है ये घूमती है तो कार भी घूमती है। तो भाई कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में तब तक चलती रहेगी, स्ट्रेट लाइन में तब तक चलती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर हम उस ऑब्जेक्ट को टर्न ना कर दें। ठीक है, तो भैया हमारे आइजैक न्यूटन जी की जो तीनों बातें थी, उन तीनों बातों को हमने एग्जांपल से आपके सामने प्रूफ कर दिया, बिल्कुल प्रूफ कर दिया। अच्छा, टॉपिक नंबर 9.2.1, और इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि भाई आइजैक न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। जी हाँ, अगर ना पता हो तो आज जान लीजिए कि भाई जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था उसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ सकता है। अब बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसा क्यों आइजैक न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है? ऐसा क्यों होता है? अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए ना सबसे पहले हमें आइजैक न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। चलो पढ़ते हैं। कह रहा है आइजैक न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ यही तो दिया था ना। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो तब तक रेस्ट में रहेगा, या वो ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो वो ऑब्जेक्ट तब तक चलता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उस ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज ना कर दिया जाए। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो अपने आप से रेस्ट से मोशन में नहीं आ सकता, हमें उसको रेस्ट से मोशन में लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। या कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो अपने आप से रेस्ट में नहीं आ सकता, इसके लिए भी हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप से, खुद से रेस्ट से मोशन में नहीं आ सकता और मोशन से रेस्ट में नहीं आ सकता। हम इसे लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं? ध्यान से समझना यहां पर। भाई इनर्शिया भी तो यही कहता है ना। इनर्शिया क्या कहता है? इनर्शिया का मतलब यही होता है कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो खुद से अपने स्टेट को चेंज नहीं कर सकते। द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line। इनर्शिया भी यही कहता है। इनर्शिया कहता है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर इतनी क्षमता नहीं है, या कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप से ही रेस्ट से मोशन में नहीं आ सकता और ना तो मोशन से रेस्ट में आ सकता है। ठीक है, सो समझ में आया कि क्यों हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं? क्योंकि दोनों सेंटेंसेस का मतलब ऑलमोस्ट सेम है।
क्या है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप से रेस्ट में मोशन में नहीं आ सकती, या यूनिफॉर्म मोशन में है अगर वो, तो अपने आप से वो रेस्ट में नहीं आ सकती। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। टॉपिक नंबर 9.2.2, और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि भाई जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था ना, इस मोशन से हमें फोर्स के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है। ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना, ये फोर्स को भी डिफाइन करता है, फोर्स की भी डेफिनेशन देता है। अब आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है कि डिफाइन फोर्स एज पर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मतलब न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था उसके अकॉर्डिंग फोर्स की डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ था फिर से रिवाइज करते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही तो कहता है ना कि भाई हम केवल एक्सटर्नल एफर्ट लगाकर, यानी हम केवल एक्स्ट्रा फोर्स लगाकर ही किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। यानी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हमें अगर मोशन में लाना हुआ, या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हमें उसे रेस्ट में लाना हुआ, तभी हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो फोर्स की डेफिनेशन यहीं से निकल कर आ जाती है कि एक्सटर्नल एफर्ट जो बात हो रही है यहां पर, जो न्यूटन साहब ने कहा था ना कि हमें रेस्ट से मोशन में लाना हुआ या मोशन से रेस्ट में लाना हुआ तो हमें एक्सटर्नल एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो वो कौन से एक्सटर्नल एफर्ट की बात कर रहे थे? फोर्स की बात कर रहे थे। फोर्स इज दैट एक्सटर्नल फोर्स इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल which can change the state of an object or change its direction। तो फोर्स क्या है? फोर्स हमारा पुश और पुल के फॉर्म में वो एक्सटर्नल फोर्स है जो किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में ला सकता है और किसी बॉडी को मोशन से रेस्ट में ला सकता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, एक टॉपिक नंबर 9.3 में, और इस टॉपिक में हम जानेंगे कि भाई साहब इनर्शिया किसे कहते हैं और इनर्शिया मास से कैसे रिलेटेड होता है। ये दोनों टर्म एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके पहले हम इनर्शिया के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये इनर्शिया की पहली एक्टिविटी है। हम इस एक्टिविटी में चेक करेंगे कि ये जो 5 रुपए का सिक्का ऊपर ग्लास के ऊपर रखा गया है, ये अपना स्टेट चेंज करना चाहता है या नहीं करना चाहता, क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट अपना स्टेट चेंज नहीं करना चाहता ड्यू टू इनर्शिया। ठीक है, चलो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसे ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड रखेंगे और कार्डबोर्ड के ऊपर 5 रुपए का सिक्का, और जैसे ही हम कार्डबोर्ड को हटाएंगे ये 5 रुपए का सिक्का ग्लास में गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 5 रुपए का सिक्का रेस्ट पर है और ये मूवमेंट में नहीं आना चाहता है ड्यू टू इनर्शिया। हमें एक और जगह इनर्शिया देखने को मिलता है, जब भाई तेज हवाएं चलती है ना तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई जो पत्ते होते हैं वो तो रेस्ट में होते हैं और वो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, लेकिन पेड़ जो कि मूव कर रहा है वो तो भाई मूवमेंट में होता है। अब इसलिए ये जो पत्तियां होती हैं वो इनर्शिया ऑफर करती हैं और पेड़ से गिर जाती हैं। अब इन एग्जाम्पल्स में हमने क्या देखा? हमने इन दोनों एग्जाम्पल्स में देखा कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है ना वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है ताकि उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज ना किया जा सके। हमने पहला एग्जाम्पल देखा, जैसे हमने ग्लास के ऊपर से वो कार्डबोर्ड हटाया, वो जो 5 रुपीज का क्वाइन था वो रेस्ट में था और इसलिए वो रेस्ट में ही रहना चाहता था और वो कार्डबोर्ड के साथ मूव नहीं हुआ। दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा कि भाई पेड़ के ऊपर से पत्तियां गिर रही थी। जब हवा चलता है ना तो पेड़ मूव करता है, पत्तियां तो रेस्ट में होती हैं, वो पेड़ के साथ मूव नहीं करना चाहती, वो अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करना चाहती, वो रेजिस्टेंस ऑफर करती हैं। ठीक है, इस वजह से पत्तियां जो होती हैं वो गिर जाती हैं, वो मूव नहीं करना चाहती पेड़ के साथ। अच्छा, इफ इट इज एट रेस्ट इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट। हमने अब तक इन एग्जांपल से ये सीखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो मूव ही करता रहना चाहता है। इस प्रॉपर्टी को ही हम इनर्शिया कहते हैं। किस प्रॉपर्टी को? कि भाई अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो हमेशा रुका हुआ ही रहना चाहता है, वो मूव नहीं करना चाहता जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। तो इसी को तो इनर्शिया कहते हैं ना, इनएबिलिटी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज नोन एज इनर्शिया। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई क्या सभी तरीके के ऑब्जेक्ट्स सेम तरीके की इनर्शिया रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो सिंपल सा एक फंडा है कि भाई जितना ज्यादा वजन
उतना ज्यादा इनर्सिया, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा वजन होगा उस ऑब्जेक्ट को रिमूव करना, उस ऑब्जेक्ट को हटाना उस जगह से उतना ही ज्यादा कठिन है। बिल्कुल सही बात है। तुम देखो, जो फुटबॉल होता है उसका वजन ज्यादा होता है कि कम होता है? बिल्कुल कम होता है फुटबॉल का वजन। हम आसानी से पैर से मारकर फुटबॉल को हटा सकते हैं, लेकिन तुम पत्थर को हटाओ पैर से मारकर, तो क्या पत्थर हटेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि पत्थर का वजन फुटबॉल के मुकाबले ज्यादा होता है। हम अपने पैर पे चोट भी लगा लेंगे अगर हमने स्टोन को मारने की कोशिश करी तो। ठीक है, तो भाई जिसका जितना ज्यादा वजन उसका उतना ज्यादा इनर्सिया, उतनी ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी उसको उस जगह से हटाने के लिए। फुटबॉल को हटाने के लिए कम ताकत लगानी पड़ेगी क्योंकि इनर्सिया कम है, इसका वजन कम है। स्टोन, इसका वजन ज्यादा है, इनर्सिया ज्यादा है, इसलिए ताकत भी ज्यादा लगानी पड़ेगी। ठीक है, आपको एक और एग्जांपल मैं देता हूं। यहां पर आप देख रहे हो कि अ फोर्स दैट इज जस्ट एनफ टू कॉज अ स्मॉल कार्ट टू पिक अप अ लार्ज वेलोसिटी विल प्रोड्यूस अ नेग्लिजिबल चेंज इन द मोशन ऑफ अ ट्रेन। भाई अगर कोई लकड़ी का ट्रेन है, उसको रिमूव करना या उसको हटाना या उसको मूव करना काफी आसान है, तुम उसको धक्का देके आराम से हटा सकते हो। लेकिन अगर तुम सचमुच का जो ट्रेन होता है, जो भारी वाले ट्रेन होता है, उसको धक्का देके हटाओ, क्या हटा सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई जो लकड़ी का जो ट्रेन होता है, जो खिलौना वाला ट्रेन होता है, वो काफी हल्का होता है, उसका मास काफी कम होता है। मास कम होता है तो इनर्सिया कम होता है, इनर्सिया कम है तो हम आसानी से उसे फोर्स लगाकर हटा सकते हैं। लेकिन अगर इनर्सिया ज्यादा है तो उसका मास ज्यादा है, मास ज्यादा है तो भाई उस चीज को पुश करना या पुल करना उतना ही ज्यादा कठिन हो जाता है। देखो वही लिखा गया है कि ऐसा क्यों होता है। इन कंपैरिजन टू द कार्ट, उस खिलौने के मुकाबले जो असली ट्रेन होती है वो क्या होती है, वो अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि भाई असली के ट्रेन के पास अपना ज्यादा इनर्सिया होता है, अपने ज्यादा वजन की वजह से। समझ में आया? क्लियरली इस चीज से हमें क्या पता चलता है कि हैवियर और मोर मैसिव ऑब्जेक्ट्स ऑफर लार्जर इनर्सिया। हमें ये चीज तो पता चल गई कि भाई जितना वजनदार चीज है वो उतना ज्यादा इनर्सिया शो करेगा, वो इतना ज्यादा इनर्सिया ऑफर करेगा। समझ में आया? चलो, तो हम इतना तो समझ गए कि भाई इनर्सिया अगर हमें पता करना है तो उस चीज के वजन से हम पता कर सकते हैं। जितना ज्यादा वजन उतना ज्यादा इनर्सिया। ठीक है, वी में दस रिलेट इनर्सिया एंड मास एज फॉलोज। इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद अब तक हमने जो सीखा वो हम इस 4 लाइन में बता रहे हैं। सबसे पहले इनर्सिया क्या है? इनर्सिया वो नेचुरल टेंडेंसी होती है सभी ऑब्जेक्ट की। इनर्सिया सभी ऑब्जेक्ट की वो क्वालिटी होती है जो गॉड गिफ्टेड होती है। कौन सी क्वालिटी? कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ मोशन के चेंज को रेजिस्ट करता है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करना चाहता। ठीक है, सबसे पहले इनर्सिया के बारे में हमने ये सीखा। दूसरा हमने ये सीखा कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट का इनर्सिया उसके मास के बराबर होता है। जितना ज्यादा इनर्सिया उतना ज्यादा mass. So this is all about the first part of this particular chapter. Hope you have loved the explanation. वीडियो को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे अपने सेकेंड पार्ट में, और सेकेंड पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। तब तक दुआओं में याद रखना, वीडियो को दबा के शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब करो और घंटे की बटन को भी दबा देना ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको एज सून एज पॉसिबल मिल जाया करे। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।